तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूंकि अब यूकेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया तो बहुत से विद्यार्थी उसमें यूकेपीएससी या पर पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी अब शुरू कर दीजिए जोर शोर से। और कई लोग उसकी स्ट्रेटजी के लिए भी मुझसे कह रहे थे कि सर एक दिन यूकेपीएससी की स्ट्रेटजी बता दी, कैसे करें क्या करें। वो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर बताने की ज़रूरत है, आप उसको थोड़ा सा बता दीजिए, तभी वो हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम को लेके, वो जो मतलब अपना एक्सपेक्टेड डेट दी है, टेंटेटिव दी है या ओपन करके दी है, सब कुछ सही रहा तो शायद अगस्त माह में वो एग्जाम होना है। तो पर्याप्त समय है आप लोग के पास, भरपूर समय है, इसको पर्याप्त यूटिलाइज कीजिए। खुशनसीब है इतने समय मिला है, पहले ही डेट दी है, पूरा एक प्लानिंग के साथ चलिए। जो मैं आपको करा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उसको वो तो आपने करना ही करना है। ठीक है। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, आपका संभव है कि फरवरी एंड तक वो आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सी उसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे। आज आपकी जो क्लास है वो अभी तक जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है आपकी, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कई लोगों को ये दिक्कत, अब देखो मैं टॉपिक पढ़ाते जाऊँ, कई लोग तो समझ जाते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनको आइडिया जाता है कि हाँ यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कई बच्चे नहीं समझ पाते, उतना आइडिया नहीं होता। तो हम लोगों का जो इंटेंशन है, मेरा जो खासकर इंटेंशन है, मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को साथ लेके चलूं और कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से उनकी मदद कर सकूं। अब सबसे बड़ी बात है, क्लास तो पढ़ा दी, लेकिन सर क्वेश्चन क्या आएगा, हम तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बेस जो फैक्ट बनाने हैं उसी से सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत बड़ा सच है, बहुत कड़वा भले ही आपको सच लगेगा, बिना कॉन्सेप्ट के आपके फैक्ट नहीं बनेंगे और सिर्फ फैक्ट के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चों ध्यान रखना, फैक्ट वाली किताबें सिर्फ और सिर्फ तब पढ़ना जब आपने उस टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लिया हो। अगर दो तरीके के स्टूडेंट हैं, देखो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो टॉपिक तैयार करने के बाद फैक्ट करता है और उसको प्रैक्टिस करता है कि हाँ मेरे से बन रहे नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले ही फैक्ट को रटने में लगे रहते हैं, उनका नहीं हो पाता बच्चों, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। कड़वा सच है, फिर यही कहते फिरोगे कि इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, सर क्या करें। वो गलत रणनीति अपनाएगी है सिर्फ फैक्ट को पढ़ने की। फैक्ट आपको स्कोर पहुंचा देगा, मेहनत बहुत करवाएगा, बहुत ज़्यादा करवाएगा, 50-55 नंबर आपको पहुंचा देगा अगर 100 नंबर का पेपर होता है, तो उससे ऊपर आप फिर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछता है, तो फिर वहां आपको मार्क आ जाते हैं। अब जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं अभी लास्ट ज्योग्राफी के 15 मतलब 8, 10, 12, 13 क्लास जितनी भी आई हैं, इसके बाद जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास आनी है वो बहुत अल्टीमेट क्लास आएंगी। यानी जो मजा है जिंदगी का, मजा आ गया भिड़ू होगी उसके बाद। ठीक है। मतलब जो जिंदगी का मजा है, जो भूगोल को समझने का, अब उसकी अब शुरुआत होने वाली है, जो मैं नेक्स्ट वीक से कराऊंगा आपको जलवायु विज्ञान। यानी हम लोगों ने ज्योग्राफी के सेक्शन में 3 पोर्शन देखने हैं। हमने एक तो फिजिकल ज्योग्राफी लगभग आपके एग्जाम के हिसाब से देख ली है। ठीक है। इसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे, जलवायु विज्ञान, जहां आपको पूरा कॉन्सेप्ट चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वर्षा, बादल, बादलों के प्रकार या भूमध्य रेखा के आसपास कहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ कम होती है, सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ आखिर मरुस्थलों के पश्चिमी भाग में महाद्वीपों के जो वेस्ट पोर्शन है वहीं आखिर क्यों आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट और वो मरुस्थलों के नाम, कौन सा मरुस्थल कहाँ, ये बहुत ही अल्टीमेट चीज आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम लास्ट 3-4 क्लासेस समुद्र विज्ञान की कराएंगे, जिसमें महासागरीय तरंग, महासागरीय धाराएं, ये सब पढ़ोगे, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ, ये तो हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने तो भारत का भूगोल कराया नहीं। देखो आप वनडे एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो इसी से आपके भारत के भूगोल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो फैक्ट है वो पहले कराए हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, आप फैक्ट सीरीज से देख लेना, तो आपका भूगोल का काम बहुत आसानी से एंड हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमी के साथ साथ हिस्ट्री में कराऊंगा। तो आज देखिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन क्लासेस से। कुछ चीजें मैं आपसे पहले कह देना चाहता हूं, इन क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको जो अभी तक पढ़ा रखा है कुछ चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। एक, विश्व में प्रमुख ब्लॉक पर्वत कौन से हैं, एग्जाम्पल नवीन मोरदार यानी जो फोल्डिंग माउंटेन है उसके एग्जाम्पल, या इसके अलावा जो अवशिष्ट रेसिड्यूल माउंटेन है उसके एग्जाम्पल, साथ ही साथ जो ज्वालामुखी से बनने वाली अलग अलग स्ट्रक्चर हैं वो कौन से बनते हैं, कौन सी ज्वालामुखी स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा जो अवसादी चट्टान है, इग्निस रॉक्स वगैरह मैंने पढ़ाई थी आपको, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल कौन से होंगे, सब पढ़ा रखा है, रूपांतरित, कायांतरित, ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन से, ये चीजें आपको इस पोर्शन से आनी चाहिए, यही
पेपर में आपका पूछा जाता है। देखिए कुछ फैक्ट बताए हैं मैंने, जब मैंने आपको आग्नेय चट्टानें पढ़ाई थी, इग्निस रॉक्स, उसके एग्जाम्पल बताए थे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, रायोलाइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्लास ऐसी नहीं है कि आपको मैं एक एक चीज लिखाऊं, एक एक लाइन बताऊं, क्योंकि क्लासेस पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। तो ध्यान रखना कि पढ़ना क्या क्या है। देखो आप लोगों को आग्नेय इग्निस रॉक्स जो है, ठीक है, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। यानी अब आप ये मत कहना सर ये हम कहां से पढ़े क्या पढ़े, मैं आपको अभी भी हिंट दे रहा हूं कि आग्नेय जो इग्निस रॉक्स होती हैं इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। और एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, मैंने आपको ग्रेफाइट बताया था, ग्रेनाइट बताया होगा, रायोलाइट बताया होगा, बेसाल्ट बताया होगा, मतलब बेसाल्ट के साथ साथ कुछ और बताएंगे, रायोलाइट वगैरह। तो आपको ये चट्टानों के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम्पल, तो तब जाके आपको आग्नेय चट्टान इग्निस रॉक्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है तब समझ में आएगा। तो इसको लिख लीजिए, जैसे आपका क्या क्या बताया था मैंने, कई बताए होंगे, ठीक है, ग्रेनाइट, रायोलाइट, इसके अलावा बेसाल्ट, जो बेसाल्ट की चट्टान है वो भी क्या है अपने आप में आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल। इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्रेबो भी बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है, ग्रेबो भी मैंने आप लोगों को बताया था। साथ साथ ही क्या बताया, डायोराइट भी लिख दिया मैंने, डायोराइट। तो ये डायोराइट आदि ये अपने आप में कौन से एग्जाम्पल हैं, किस चीज के हैं, इग्निस रॉक्स के, ठीक है। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। नहीं पढ़ रहे हो, नहीं मेहनत कर रहे हो, तो फिर आपकी कमी है, और बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। आग्नेय चट्टान में एक चीज मैंने वहां नहीं लिखाई थी कि इन चट्टानों की एक विशेषता ही है, इनमें रवे पाए जाते हैं। रवे का मतलब क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं। तो कभी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल लिख देना इंग्लिश में, ठीक है, क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे, क्रिस्टल पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि रवे या क्रिस्टल किन चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में। साथ ही साथ ये जो चट्टानें होती है बहुत ज्यादा डेंस, सघन व कठोर होती है, सघन व कठोर होती है। ये ध्यान रखना कि आग्नेय चट्टानों में बहुत ज्यादा सघनता, डेंस और कठोर यानी सॉलिड अपने आप में होती हैं। और इसमें जो अपर्दन होता है, जो इरोजन होता है, वो बहुत ज्यादा धीमा होता है, यानी क्योंकि बहुत सॉलिड है, यानी इतने सघन और कठोर है, जो अपर्दन होगा, इरोजन होगा, वो बहुत धीमा होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो अपर्दन धीमा, यानी स्लो मोशन में इसमें अपर्दन होता है, बहुत लेट होता है। तो आपको इग्निस रॉक्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। दूसरा, इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, और तीसरा, जीवाश्म नहीं होते इसमें फॉसिल, ठीक है, जीवाश्म नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं, यानी किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं पूछेगा, तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर बहुत हार्ड लेवल का पेपर बनाता है, थोड़ा टफ पूछ देता है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल और बाहरी आग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल, यानी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। इंट्रूसिव मतलब आंतरिक, एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य, यानी इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और इंट्रूसिव में मैंने लिखाया था आपको ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और पेरियोडोसाइट, ठीक है, लिखाया था। और बाहरी आग्नेय चट्टान में रायोलाइट, बेसाल्ट और एंडेसाइट, ये सब के सब आपको लिखाए थे। यानी किसी केस में अगर पेपर टफ बन गया, बहुत हार्ड लेवल का पेपर बना दिया, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो उसमें अगर हार्ड लेवल के पेपर में फैक्ट के अंदर क्वेश्चन, इन चट्टान वाला चैप्टर था पहला वाला जो मैंने पढ़ाया था, उससे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगर उससे क्वेश्चन पूछता है तो आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यानी आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल, यानी आंतरिक मतलब इंट्रूसिव, बाह्य मतलब एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव में मैंने क्या क्या बताया था आपको, ध्यान होगा आपको, ग्रेनाइट, अपनी कॉपी को खोल के देखिए, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर में, डायोराइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, इसके अलावा ग्रेबो और पेरिडोसाइट, गैब्रो और पेरिडोसाइट, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और जबकि बाह्य आग्नेय चट्टान मैंने आपको बताया था, जब वो सरफेस पे आ जाते हैं, उसमें रायोलाइट, बेसाल्ट और रायोलाइट एंडेसाइट, ठीक है, रायोलाइट, बेसाल्ट और तीसरा एंडेसाइट। और ये सब के सब क्या थे, कहा था मैंने आपसे कि ये बाह्य आग्नेय चट्टान है, और है तो ओवरऑल कौन सा, इग्निस रॉक से, ठीक है, ये आंतरिक और उसमें। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टानों के एग्जाम्पल है। पहला फैक्ट आपका यहां से ध्यान रखना है, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टान और उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज,
परतदार चट्टानें कौन सी कहलाती हैं? यानी परतदार चट्टान मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाती है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स? अवसादी चट्टानों को कहा जाता है, यानी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी। यानी क्वेश्चन लिखो, कौन सी चट्टान परतदार चट्टान भी कहलाती है? परतदार चट्टान भी कौन सी कहलाती है? अवसादी चट्टान, ठीक है। ये फैक्ट कॉन्सेप्ट के बाद निकालना बहुत अपने आप में बड़ा टास्क होता है, क्योंकि कई बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता कि यार आखिर फैक्ट क्या पूछेगा। तो ध्यान रखना, परतदार चट्टानें किसको कहा जाता है? अवसादी चट्टानों को कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेयर के रूप में बनते हैं। और अवसादी चट्टानें कैसे बनती है मैंने बताया था, जो आग्नेय वगैरह चट्टानें होती हैं वो टूट फूट के दूसरी जगह पर जाती है अवसादी कारकों की तरह, वो लेयर के रूप में एक के ऊपर एक जमा होती है, तो उसके कारण अवसादी चट्टानें यानी परत बन जाएगी, ठीक है, लेयर बन जाएंगी। तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसका रंग रूप और जो संरचना है वो क्या होती है? अपने आप में भिन्न होती है नॉर्मल से, ठीक है। अब आपको फिर सिर्फ ये रखना है कि परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अब देखने अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल, तीसरा फैक्ट आपको यहां से पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे बलुआ पत्थर मैंने आपको बताया था, सेल बताया था, क्ले बताया था, लोयस, जिप्सम, लिग्नाइट, सेडेराइट, हेमेटाइट यानी लोहे से जो बनते हैं चट्टान, ठीक है, चूना पत्थर, कोयला चट्टानें, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? अपने आप में अवसादी चट्टानों की। उस क्लास को देखिए जहां मैंने आपको चट्टान के बारे में बताया था ज्योग्राफी के अंदर, उसके अंदर आपको अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। पेपर में यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक अवसादी चट्टान है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, ये इग्निस रॉक्स के बाद जो दूसरा आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ध्यान करिए, बलुआ पत्थर मैंने आपको बताया था, या चूने का पत्थर मैंने आपको बताया था, या रेत बताया था, ये सब रेत पत्थर यानी सैंडस्टोन वगैरह बताया होगा। इसके अलावा जिप्सन वगैरह बताया होगा, सब ध्यान रखना। तो ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए। तीसरा, आपको सबसे कठोर व संगठित चट्टानें कौन सी होती हैं? यानी सबसे कठोर यानी सबसे हार्ड, सबसे कठोर व संगठित चट्टान यानी ऑर्गेनाइज कौन सी चट्टानें होती हैं? ये थर्ड वाली जो कायांतरित या परिवर्तित यानी मेटामॉर्फिक जो चट्टानें होती हैं उसको क्या कहा जाता है? सर्वाधिक कठोर और संगठित यानी कायांतरित बोलते हैं इसको, कायांतरित, या इसी को अपने आप में रूपांतरित बोलते हैं, रूपांतरित, या इसी को अपने आप में परिवर्तित बोलते हैं, ठीक है, परिवर्तित, और इंग्लिश में मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा संगठित। अब ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि देखिए ये बनती कैसी है? ये आग्नेय और अवसादी जो इग्निस रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक्स है उसी से ये बनती हैं। तो उसका जो भाग कच्चा है, जो उसमें नहीं टिक पाया, वो हट गया, बचा स्ट्रांग भाग, तो वही बचा ना, उन दोनों से बनती है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और तीसरा इसका एग्जाम्पल, यानी जितने भी अपने आप में रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान है, इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, पेपर में पूछता है। यानी स्लेट है, क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, ये सब के सब क्या होगा? इसके अलावा सिस्ट है, नीस है, फाइलाइट है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो पेपर में ध्यान रखना इस चीज को, स्लेट, इसके अलावा क्वार्टजाइट, इसके अलावा क्या होगा? क्वार्टजाइट, साथ ही साथ संगमरमर, संगमरमर, इसके अलावा एग्जाम्पल सिस्ट, नीस, सिस्ट, और इसके अलावा नीस, ये सब के सब आदि कर दीजिए। ये किसके एग्जाम्पल अपने आप में? कायांतरित, रूपांतरित या अपने आप में मेटामॉर्फिक चट्टानों के एग्जाम्पल है, इसके रॉक्स। तो ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक चीज याद आनी चाहिए कि हाँ, तीनों चट्टानों की क्या विशेषताएं, उसके एग्जाम्पल, आग्नेय के एग्जाम्पल, अवसादी के और रूपांतरित के, उसके एग्जाम्पल पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे हटके क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। देखिए अब इसके अलावा देखना, इन जो चट्टानों में है, यानी जो रूपांतरित वाली जो मेटामॉर्फिक चट्टानें मैंने बताई हैं, इनमें हीरा, सोना और इसके अलावा जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, चांदी वगैरह बहुत ज्यादा पाई जाती है इनमें, कायांतरित चट्टानों में, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, हीरा, सोना, हीरा, सोना, चांदी, इसके अलावा एक लिखिए बेनेडियम, बेनेडियम आदि, ये किस में पाई जाती हैं? कायांतरित में अधिक पाई जाती है, ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानों में अधिक पाई जाती हैं, यानी इनमें पाई जाने की इसकी संभावनाएं क्या रहती है? ज्यादा रहती है, ठीक है। तेल जो मिलता है, तेल वो मिलता है परतदार चट्टानों से, तेल जो पेट्रोलियम वगैरह मिलता है ना, वो किससे मिलता है? परतदार, लेयर वाली, ठीक है, परतदार यानी अवसादी, परतदार चट्टान में कौन क्या चीज ज्यादा मिलती है? तेल,
परतदार चट्टान में तेल क्या मिलता है, अधिक मिलता है। इसके अलावा बेसाल्ट और अपने आप का गंधक जो मिलता है वो मिलता है आग्नेय चट्टान में, ठीक है। बेसाल्ट, गंधक ये अपने आप में मिलता है किसमें, आग्नेय, इग्निस रॉक्स, आग्नेय चट्टान में इसकी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भारत में जो ग्रेनाइट है, भारत में ग्रेनाइट है वो कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे बिहार है, छोटा नागपुर का पठार, अरावली की श्रेणी में। तो लिख लीजिए भारत में ग्रेनाइट किन भागों में मिलता है, भारत में ग्रेनाइट किन भागों में मिलता है, भारत में ग्रेनाइट किन भागों में मिलता है, बिहार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है, झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा अरावली श्रेणियों में ग्रेनाइट की मात्रा अधिक मिलती है। ग्रेनाइट, भारत में ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा, जैसे बिहार में अच्छा खासा ग्रेनाइट मिलता है, छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में, छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पड़ेगा, झारखंड में। इसके अलावा अरावली श्रेणी, राजस्थान, ठीक है, अरावली श्रेणी, इन भागों में भारत में क्या मिलता है, ग्रेनाइट की प्रचुरता मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अभ्रक ये तो छोड़ दिए, बेसाल्ट भी कहाँ मिलता है, अरावली की श्रेणी में, ठीक है। एक यहाँ लिख लीजिए, यहाँ अरावली श्रेणी में बेसाल्ट भी मिलता है, लिख लीजिए बेसाल्ट, अरावली श्रेणी में कहाँ क्या मिलता है, बेसाल्ट की अच्छी खासा मात्रा मिलती है, ठीक है। और भारत में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार लिख लीजिए, राजस्थान, भारत में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान की एक बहुत बड़ी खान है जो बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं मकराना की खान, ठीक है, मकराना। अभी कभी क्वेश्चन स्टार लगा देना, कभी क्वेश्चन पूछेगा भारत में मकराना की खान किस चीज के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना वो संगमरमर के लिए मकराना की खान क्या है, फेमस है। और जो ताजमहल बना था उसके लिए जो संगमरमर आया था वो बताया जाता है कि इसी मकराना खान से, और साथ में साथ इटली से भी कुछ उसको मंगाया गया था। तो मकराना की खान राजस्थान में बहुत फेमस है, किस चीज के लिए, संगमरमर के लिए। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो ये तो अपने आप में पहला चैप्टर था जहां मैंने आपको चट्टान रॉक्स के बारे में पढ़ाया था। तो रॉक्स के वाला चैप्टर दोबारा देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, इनके एग्जाम्पल क्या क्या क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। दूसरा एग्जाम्पल, एक पर्वत चैप्टर पढ़ाया था मैंने, पर्वत वाला, ठीक है, ध्यान होगा आपको। उसके अंदर आपको क्या क्या याद रखने, वलित पर्वत के एग्जाम्पल, यानी आखिर विश्व में कौन कौन से वलित पर्वत हैं। इसके अलावा ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल, कौन कौन से ब्लॉक पर्वत हैं। तीसरा इसके अलावा मुख्य अवशिष्ट रेजिड्यूल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल, ये आपको क्या रखने, ध्यान रखने, ठीक है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, देखो वलित पर्वत में हिमालय, रॉकी, एटलस, हिमालय, रॉकी, रॉकीज, ठीक है, एटलस, हिमालय भारत में, रॉकी हिमालय भारत नेपाल में, ठीक है, रॉकी कहाँ, उत्तरी अमेरिका में, एटलस साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में भी कहाँ, अफ्रीका के नॉर्दर्न पोर्शन में, नॉर्दर्न वेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा एंडीज पर्वत आदि कर दीजिए। ये अपने आप में किसके एग्जाम्पल है, वलित पर्वत के, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ब्लॉक पर्वत भी बताए थे मैंने, ध्यान होगा। ब्लॉक पर्वत के अंदर वासदेश पर्वत, वासदेश पर्वत का एग्जाम्पल। साथ ही साथ कौन सा का, ब्लैक फॉरेस्ट सॉल्ट रेंज और सियरा निवेदा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट साल्ट रेंज पाकिस्तान, और सियरा निवेदा, सियरा निवेदा, इन भागों में क्या, ये क्या है, सियरा निवेदा का है, नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है। इसको नॉर्थ अमेरिका करना, इसको जर्मनी करना, वासिस पर्वत बताया था मैंने, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान कर देना। तीसरा आता है आपका अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट मतलब रेजिड्यूल, ठीक है, अरावली, ये सब के सब ध्यान रखने पेपर में। इसके अलावा विंध्याचल, सतपुड़ा और क्या, महादेव, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव आदि, ये जो अपने आप में है किसके कौन से एग्जाम्पल हैं, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन चैप्टर से यही, ठीक है, यही क्वेश्चन आने हैं। और जो स्मार्ट स्टडी करता होगा, जो बच्चा पढ़ने को समझता होगा, तुरंत इसको सर्च करके लिख लेगा अपनी कॉपी में कि हाँ कौन कौन से ये एग्जाम्पल और हो सकते हैं। इसके बाद कभी कभी इसके अंदर आपको नवीन मोड़दार, देखो नवीन और प्राचीन, इसको भी अगर सब कैटेगरी करोगे आप, वलित की दो कैटेगरी बनते हैं, एक तो नए मोड़दार पर्वत बनते हैं, एक प्राचीन, उसको आप लोग देखिए। को आप नवीन मोड़दार वलित पर्वत को हम दो भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। दो भागों के अंदर भी कैसे, एक तो वलित पर्वत जो नवीन है यानी नए, जो हाल फिलहाल के वर्षों में बने, हाल फिलहाल मतलब 1-2 साल नहीं है, ज्योग्राफी में हाल फिलहाल का मतलब 50,000 वर्ष पूर्व
इस टाइप का होता है। 100 करोड़ 100 साल पूर्व वाला नहीं होता वहाँ हाल फिलहाल का, मतलब हजारों करोड़ वर्ष पूर्व का मतलब हाल फिलहाल होता है वहाँ। जो वलित पर्वत है वो भी 2 भागों में कैटेगराइज हो गए, ठीक है। अगर पेपर में पूछता है इनमें से कौन सा नवीन मोड़दार यानी न्यू फोल्डिंग, ठीक है, मोड़दार और एक प्राचीन मोड़दार पर्वत होते हैं जिसको अपने आप में बहुत ओल्ड होते हैं, जो प्राचीन मोड़दार पर्वत, इसके एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो नवीन मोड़दार में कौन कौन सा आएगा आपका? रॉकीज, एंडीज, आल्पस, हिमालय। रॉकीज, एंडीज, आल्पस, और ये तुरंत ढूंढ लेना कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये नहीं कि हवा में हम लोग सर पड़ा देंगे हर चीज। आल्पस और हिमालय ये बेसिकली नवीन मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्राचीन मोड़दार पर्वत के अंदर कौन कौन से आते हैं? अवशिष्ट जिसको बोलते हैं, यूराल, अपलेशियन, विंध्याचल, अरावली, ठीक है। यूराल, अपलेशियन पर्वत, ठीक है, अपलेशियन। इसके अलावा क्या बताया था मैंने? यूराल हो गया, अपलेशियन हो गया, साथ ही साथ कौन सा होगा? अरावली पर्वत श्रेणी होगी, और इसके अलावा विंध्याचल। अरावली भारत में है, ठीक है, अरावली और विंध्याचल, विंध्याचल ये अपने आप में क्या हो गया? प्राचीन मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। प्राचीन मोड़दार पर्वत के अंदर जो आपका आता है, इसके आपको कुछ चीजें देखनी है, उसके लिए आप लोग देखिए प्राचीन के बाद कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवीन मोड़दार पर्वत और प्राचीन मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और आते एग्जाम्पल ही हैं आपके वनडे एग्जाम में। अब इसके बाद मैंने आपको एक चैप्टर भूकंप पढ़ाया था। भूकंप के अंदर मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। 3 तरंगा बताई थी, सरफेस तरंग बताई थी, उसमें एक सतही तरंग, एल तरंग, इसके अलावा एक एस बताई थी, एक पी बताई थी। वो आपने सब पढ़ ली होंगी। आपको सबसे ध्यान में जो चीज रखनी है, आपको फैक्ट बनता है कौन सी भूकंप तरंग अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, कौन सी भूकंपी तरंग अधिकेंद्र में सबसे बाद में पहुंचती है? कौन सी भूकंपी तरंग अधिकेंद्र मतलब जो होता है इपीसेंटर, ठीक है। कौन सी भूकंप तरंग जहां पर सबसे पहले भूकंप तरंग महसूस की जाती है? तो लिखिए, कौन सी भूकंप तरंग अधिकेंद्र में सबसे बाद में पहुंचती है? अधिकेंद्र में सबसे, इपीसेंटर, अधिकेंद्र में सबसे बाद में, अधिकेंद्र में इपीसेंटर, ठीक है, इपीसेंटर बोलते हैं, सबसे बाद में पहुंचते। एल तरंग है उसका एग्जाम्पल, सबसे बाद में पहुंचती, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको बता रखा है कि एल भूकंप वाला चैप्टर देख लेना, वो समझ में आ जाएगा आपके। एल तरंग सबसे लेट पहुंचती है। क्यों लेट पहुंचती है? क्योंकि ये सरफेस पे चलती है, पूरा इसको घूम के हुए जाना पड़ता है, तो ये लेट पहुंचते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आता है इसके बाद ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां। तो हेडिंग लिखिए, ज्वालामुखी से बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियां, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है वो देखना। खाली आपको ज्यादा नहीं समझना है यहाँ पे, बस मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी द्वारा बनती है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी, ये क्वेश्चन आएगा इसमें से कोई टाइप का, तो वहां पे देखना है, ठीक है। एक मैंने आपको कल बताए थे ज्वालामुखी शंकु, ये तो नाम से ही लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिख दो, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। अब इसका कॉन्सेप्ट सब पढ़ाया गया है, ठीक है, नीचे से कैसे मैग्मा ऊपर आता है इस टाइप से, तो ये पढ़ाया था मैंने, ज्वालामुखी शंकु, ठीक। दूसरा, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इनकी ढाल जो होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, मतलब तीव्र होती है। अगर ज्वालामुखी शंकु ऐसा बना तो बाई चांस ये ढाल ऐसी नहीं है, थोड़ा इस टाइप का बना, ये इस टाइप का अगर बना कि जो बहुत ज्यादा हाइट का नहीं होगा, तो उसको ज्वालामुखी शंकु नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंडर शंकु। क्या बोलते हैं? सिंडर शंकु, यानी कोन, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को सिंडर शंकु, सिंडर शंकु। तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी शंकु और सिंडर शंकु दोनों ही अपने आप में ज्वालामुखी से बनते हैं, और ये पूरा का पूरा जो सिंडर है वो ज्वालामुखी राख से बनता है। देखो, जब ऊपर की ओर आते हैं ना, ये लावा भी होता है, इसमें राख भी होती है। तो सिंडर शंकु जो बनता है वो किससे बनता है? ज्वालामुखी राख से बनता है। इसको ब्रैकेट में लिखो, ज्वालामुखी राख से, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी राख से बनता है क्या? सिंडर शंकु। ये ज्वालामुखी शंकु से कम ऊंचा होगा, और जो ढाल होगी इसकी वो कम क्या होगी? फ्लैट, मतलब फ्लैट टाइप की ढाल होती है, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंडर शंकु बोलते हैं। इसी प्रकार से एक कंपोजिट शंकु आता है। क्या आता है? कंपोजिट, जो कि अपने आप में परतदार होता है। परतदार का मतलब देखिए, यहां से क्या आया, इधर से, ठीक है, ये बना रखा है मैंने पेपर, यहां से अपने आप में मैग्मा आया, मैग्मा आता है, तो ये इस प्रकार से बनता है। तो जो ये लेयर्स पृथ्वी के अंदर जो परतें होती हैं, यानी जिनको तोड़ते हुए ऊपर की ओर आता है, उनमें क्या होता है, कहीं कहीं तो राख जमा हो जाती है। जैसे सपोज इसमें राख जमा होगी, ठीक, इसमें, और ये सपोज ये वाली परत होगी लावा की, ये वाली,
ये, ठीक है, ये ऐसा बना दिया मैंने, ये यहाँ सपोज लावा जमा हो गया इधर, ये फिर क्या हो गया अपने आप में, राख जमा होगी। इस प्रकार से ये सपोज राख है थर्ड वाले में, ठीक है। और ऐसे ही फोर्थ वाले में क्या बनेगा, ये फोर्थ वाले में लावा जमा हो गया सपोज, ऐसे ये इस टाइप की अगर परत होगी, ये मतलब 1 बाय 1 करके वहां क्या आएगा, किसी में राख होगी, किसी में परत होगा। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोला जाता है कंपोजिट शंकु, ठीक है। कंपोजिट शंकु परतदार होती है, कंपोजिट शंकु, ठीक। ये अपने आप में क्या होगा, परतदार है, लेयर होंगी इसमें परतदार, इसको ध्यान रखना। ये सब के सब ज्वालामुखी से बनने वाली हैं। और ये जो होता है कंपोजिट शंकु, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। लावा और राख की मात्रा इसमें बराबर होती है। तो कभी अगर बहुत हार्ड लेवल का पेपर पूछ दिया और पूछ दिया कि किन मतलब जो ज्वालामुखी से बनने वाले जो शंकु हैं उसमें किसमें लावा प्लस राख की मात्रा इक्वल होती है, राख मात्रा में बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, कौन सा, कंपोजिट शंकु। इसके बाद एक आता है परिपोषित शंकु। क्या आता है, परिपोषित शंकु, यानी पैरासाइटिक कोन बोलते हैं उसको। इसमें क्या होगा, जैसे देखो इस नली से सपोज लावा ऊपर की ओर आ रहा था, ऐसे इस नली से ऊपर की ओर आ रहा था। अब वो क्या होता है कि इस पे इतना प्रेशर पड़ता है, जब वो ऊपर नहीं आता तो इसकी साइड की दीवारों को तोड़ देता है लावा। क्या करेगा, तोड़ेगा तो थोड़ा कुछ भाग इसका यहां जमा हो जाएगा, थोड़ा कुछ भाग उसका यूं जमा हो जाएगा, कुछ भाग इसका इधर जमा चला जाएगा लावा, कुछ भाग इसका इस प्रकार से जमा हो जाएगा, कुछ इसका यहां जमा हो जाएगा इन भागों में, ठीक है। ये यहां अपने आप में क्या जमा हो गया, लावा का भाग जमा हो जाता है इस प्रकार का। तो इस प्रकार से जो शंकु बनते हैं उसको बोला जाता है परिपोषित शंकु, यानी पैरासाइटिक कोन बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु, पैरासाइटिक कोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक कोन, परिपोषित शंकु इसको बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बहुत ज्यादा जिसमें अम्ल होगा यानी एसिड होगा, या बहुत ज्यादा गाढ़ा जो मतलब लावा होगा, उसके कारण जो शंकु बनते हैं उसको बोलते हैं ज्यादा अम्लीय या गाढ़ा शंकु, यानी प्लग डोम बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, प्लग डोम बोला जाता है। तो ध्यान रखना, एक और स्ट्रक्चर लिख लो इस प्रकार से, ये जैसे ये इस प्रकार का एक शंकु ये बना, इसमें बहुत ज्यादा गाढ़ा क्या होता है बच्चों, अम्ल होता है, बहुत गाढ़ा लावा होता है इस प्रकार का। तो अधिक अम्ल प्लस गाढ़ा, अम्ल प्लस गाढ़ा होगा ये, ठीक है, इस प्रकार का। तो इसको बोला जाता है अपने आप में प्लग डोम। क्या बोलेगा, PLUGDOME, प्लग डोम बोला जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपको ये ज्वालामुखी के स्ट्रक्चर है। अब देखिए बहुत हद तक ये संभावित है कि आपका बेसिक क्वेश्चन पूछे किसमें से, ज्वालामुखी से निर्मित आकृति में। तो जो अब लिखा रहा हूं उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। आंतरिक परतों से क्या होता है, जब ज्वालामुखी बाहर की ओर आने लगता है यानी लावा बाहर की ओर आता है, तो कभी कभी वो क्या होता है कि वो बाहर आने का उसको मौका नहीं मिल पाता, तो अंदर ही वो क्या कर देता है सरफेस में। जैसे मैं आपको बताता हूं होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, 2-3-4 मिनट की क्लास है, उसको देखना। देखिए जैसे सपोज इस प्रकार से ये सपोज मतलब वो है अर्थ की सतह है सपोज, हाँ ठीक है, और यहाँ विभिन्न प्रकार की लेयर होंगी, आप सभी मानते हैं। तो लावा जैसे ऊपर, मैग्मा जब ऊपर की ओर आता है वो क्या होता है कि उसको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता, मतलब वो बहुत कोशिश करता है तो नहीं मिल पाता, मिलता नहीं है तो वो इसी के साइड में जमा होने लग जाता है। तो बहुत ठंडा होने के बाद अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब अलग अलग आकार की। तो बहुत करोड़ों हजारों सालों बाद जब इस पोर्शन का, पृथ्वी की सतह का अपरदन होता है यानी इरोजन होता है, वो हटने लगता है, तो वो स्ट्रक्चर आपको दिखने लगते हैं आंतरिक भागों के। तो आंतरिक भागों में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनके नाम लिखने हैं, और सिर्फ आपको अभी नाम याद रखना है। जब पढ़ाना होगा डेप्थ में, कभी मेंस वगैरह लिखोगे तो मुझे बता देना, तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी फिर सिर्फ ये लिखो, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म। क्या लिखोगे, अंतर्वेधन से बनी ज्वालामुखी आकृतियां, यानी इंट्रूसिव लैंड फॉर्म, अंतर्वेदन से बनी ज्वालामुखी आकृतियां, से बनी ज्वालामुखी आकृतियां, ठीक है, आकृतियां यानी जो अंतर्भेदन से बनी ज्वालामुखी आकृतियां, यानी इसका मतलब है इंट्रूसिव लैंड फॉर्म बोलते हैं। सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। एक आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, एक डाइक बनता है, ये क्या होते हैं पढ़ते रहना। दूसरा सिल बनता है, डाइक और सिल किससे बनते हैं ये पता होनी चाहिए। लेकोलिथ बनता है, लेकोलिथ, ठीक है। और उसके अलावा बैथोलिथ बनता है और फैकोलिथ बनता है, बैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है।
ये आप गलत मत करके आना पेपर में कि ये बैकोलिथ फैकोलिथ जो है ये आकृतियां किससे बनती हैं, ये ज्वालामुखी की आकृतियां हैं, ज्वालामुखी से जो लावा जो बनता है जमा होता है उससे बनने वाली ये आकृतियां हैं। डाइक, सिल, लैकुली बहुत बार आया था पेपर में कि डाइक जो है किस चीज से बनता है, तो याद रखना है ज्वालामुखी की आकृतियां हैं, ठीक है, ये आंतरिक वाली। इसके अलावा एक और चीज होती है, इसको क्रेटर बोलते हैं, तो एक शब्द लिख लो क्रेटर। क्रेटर इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्रेटर के आगे डैश करके लिखो ज्वालामुखी के ऊपर धसी हुई गर्त। क्या लिखोगे? ज्वालामुखी के ऊपर, ज्वालामुखी जो फिर वो ठंडा हो जाएगा तो ऊपर में एक धस जाता है, ज्वालामुखी के ऊपर धसी हुई गर्त, ऊपर धसी हुई गर्त, ठीक है। यानी इसका मतलब जैसे कोई प्रोसेस हुई, ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई, यहां से निकला, इस प्रकार से आया, वो ऐसे जमा होते गया, इस प्रकार से जमा होता गया, या इस प्रकार से कुछ भी जमा हो गया, तो बाद में क्या होता है कि जैसे ये इतना बना, तो सपोज कोई पोर्शन धस जाता है उसका, तो यहां पर जो बनेगा वो क्रेटर बनेगा। क्या बनेगा? क्रेटर। ये अलग चीज है, ठीक है, क्रेटर इसके अंदर मत डाल देना उसको, क्रेटर अलग से लिखा रखा है। तो ज्वालामुखी के ऊपर धसी हुई गर्त को क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। अब देखिए, विश्व में आपको 3-4 प्रकार के ज्वालामुखी दिखेंगे। जैसे आपको एक बहुत ज्यादा एक्टिव दिखेगा, एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। एक दिखेगा आपको शांत प्रकार का ज्वालामुखी जिसमें आप कोई भी ज्वालामुखी एक्टिविटीज नहीं होते हैं। एक को बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, उसमें क्या होगा, लंबे टाइम तक ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी कभी उसमें ज्वालामुखी की जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। आप लोग इतना आज की क्लास में तैयार कर लेना, यानी भूकंप से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्वालामुखी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा के पर्वत से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, चट्टान से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। होपफुली आप लोग इसको समझेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी का ये पोर्शन यहां पर हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। अब देखना एक चीज ध्यान से सुनने वाली, कई लोग कहेंगे कि सर आपने कई चीजें नहीं पढ़ाई, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, क्या करोगे प्रीलिम्स के लिए पढ़ के, यानी प्री एग्जाम के लिए पढ़ के क्या करोगे उसको बताओ, अगर प्री वगैरह कहीं पे देते हो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है, यानी महाद्वीपों का विस्थापन वैगनर ने दिया था। महाद्वीप कैसे जुड़े थे, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्या था, उनके मिड में कौन सा सागर बहता था, वर्षों में पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण कुछ भाग खिसक गए नॉर्थ की ओर, उसमें से कौन सा पोर्शन बना, कुछ लोग साउथ की ओर मतलब मूव हुए, वो क्या बना, वो महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी है महाद्वीपों के विस्थापन की, वो मैं आपको कभी भविष्य में होगा तो पढ़ा दूंगा। फिलहाल यही है। नेक्स्ट वीक से हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है जलवायु विज्ञान की, ठीक है। अब आपका क्या काम होगा, ल्यूसेंट आपको पकड़नी है। ल्यूसेंट से जितने भी फैक्ट भूगोल में इन चैप्टर्स के, कौन कौन से, वायुमंडल, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, इसके अलावा पर्वत, और मैंने आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इतने चैप्टरों के आप लोग फैक्ट देख लेना, आपका काम बन जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ ही घटना चक्र भी देख लेना अगर चैप्टर हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।